नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां योगी 2.0 का वचन है कि प्रदेश में विकास तो होगा ही, साथ ही साथ सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। शायद इसीलिए यूपी सरकार, योगी सरकार प्रदेश की कमाई पर ज्यादा फोकस करने लगी है, ताकि अधिक से अधिक जन कल्याण कार्यक्रम को संचालित किया जा सके, वो भी आसानी पूर्वक। और इसके अलावा यूपी पुलिस को और भी कड़क बनाने की पूरी तैयारी चल रही, ताकि सुरक्षा के मसले पर किसी तरह की कोई शिकायत यूपी की जनता को ना हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में दिख रहा विकास के साथ सुरक्षा, कानून का राज भी और तरक्की भी। सरकार की कमाई से विकास ही विकास। यूपी की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार काम पर लग चुकी है। सुरक्षा से लेकर बुनियादी विकास तक सरकार का फोकस है। सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए बड़े एक्शन पर काम कर रही है। साथ ही सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूपी पुलिस को और कड़क बनाने की तैयारी हो रही है। मतलब साफ है, योगी सरकार मतलब संपूर्ण विकास। पहले देखते हैं यूपी सरकार कैसे अपनी कमाई बढ़ाने पर फोकस कर रही है। पिछले 5 साल में 42 करोड़ जीएसटी और वैट की हुई वसूली। आय बढ़ने से लोक कल्याण के कार्यक्रम में हुई आसानी। बजट का आकार बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। अवैध खनन की शिकायतों के लिए बनेगा कॉल सेंटर। बसों की डग्गामारी बंद होगी, स्कूल बसों की फिटनेस जांच होगी। अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जीएसटी से पूर्व के मुकदमों और बकाया समाधान के लिए ओटीएस योजना लागू होगी। जीएसटी ट्राइब्यूनल की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना बनेगी। रजिस्ट्री दफ्तरों में पंजीकरण के लिए टोकन डिस्प्ले सिस्टम लागू होगा। अप्रयुक्त स्टाम्प वापसी की ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। स्टाम्प वादों में ब्याज माफी के लिए नए समाधान योजना पर जोर होगा। प्रदेश के विकास के साथ साथ कानून के राज पर भी जोर दिया जा रहा है। इसलिए योगी सरकार यूपी पुलिस को और कड़क बनाने पर जोर दे रही है। एफबीआई जैसी एजेंसियों के साथ एटीएस की ट्रेनिंग होगी। एंटी ड्रोन अटैक सिस्टम बनाने की जरूरत है। पुरुषों की तरह महिला कमांडो की टीम भी तैयार होगी। हर विकास खंड में 100 स्वयं सेवकों को जोड़ने की कोशिश होगी। सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर में यूपी एसएसएफ की एक बटालियन तैनात होगी। लखनऊ में बनेंगे डिजिटल फॉरेंसिक लैब। प्रत्येक महिला बीट सिपाही को स्कूटी दी जाएगी। यूपी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के दावे सभी करते हैं, लेकिन जमीन पर उन्नति योगी सरकार में दिख रही है। वहीं योगी सरकार के काम से विपक्ष परेशान है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी है यूपी में सुरक्षा और विकास के दम पर विपक्ष को सत्ता से हमेशा दूर रखने का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की कमाई होने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं को करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा? क्या अगर जीएसटी के कलेक्शन की बात करें, जैसा कि 42,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ 5 साल के दरमियान, अगर ये बढ़ेगा तो इसका फ़ायदा प्रति व्यक्ति आय पर पड़ेगा। और जिस तरीके से एक जो बात कही भी जा रही है योगी 2.0 की सरकार में कि यहाँ सिर्फ विकास नहीं बल्कि सुरक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के कंधे पर और बड़ी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि कहीं से भी
मैं तू की खबर नहीं आनी चाहिए। अपराध को लेकर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस कैसे हो, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार बहुत ही मुस्तैद है और इसीलिए यूपी की योगी सरकार को बहुत ही कड़क बनाने की कोशिश हो रही है। और कड़क किस संदर्भ में पूछेंगे, कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, सभी के पास चलते हैं। दीपक बघेल जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। दीपक बघेल जी, स्वागत है आपका सर। कपीश श्रीवास्तव जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है कपीश जी आपसे। चंद्रेश कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। चंद्रेश जी, थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिएगा, है ना, कि जैसे ही नंबर आता है आपके ऊपर एकदम से शुरू हो जाते हो, मौका नहीं देते हो। राजेश राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक्स आईजी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राय साहब। राजीव ओझा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हैं और साथ ही साथ कम से कम मेरे लिए एक मजबूत आधार हैं डिबेट में। जब सब मुझे दबाने की कोशिश करते हैं तो राजीव ओझा जी हमारे साथ होते हैं। सर आप ही के साथ मैं आ रहा हूँ। ये सर, ये सुरक्षा भी, विकास भी, बाकायदा इंटेंशन जो है, जो इरादे हैं यूपी सरकार की, योगी 2.0 की सरकार की, वो दिखा भी है ना, सरकार दिखा ही नहीं रही है, बल्कि ज़मीन पर चीज़ें दिख रही है कि पैसे बढ़ाओ, कमाई बढ़ाओ, इस कमाई का जन कल्याणकारी योजनाओं में काम आएगा, प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ाने का काम करेंगे, बजट का आकार बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। साथ ही साथ पुलिस को कड़क बनाने की बात हो रही है। कड़क का मतलब क्या है, कैसे इसको सकारात्मक तरीके से समझें सर, जरा बताइए। गौरी शंकर जी, जी, योगी 2.0 पहले दिन से, शपथ लेने के पहले दिन से और अभी 1 महीना होने को है, सरकार का नजरिया, लक्ष्य एकदम साफ है। ये अभी जो 1 महीने के अंदर जो कम से कम 20-25 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उससे ये दिख रहा है। और उनको योगी 2.0 को पता है कि जो वो 3 दशक बाद कोई मुख्यमंत्री पूरा 5 साल कंप्लीट करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बना है, तो जनता उनसे क्या चाहती है। एक बात तो ये, कोई इसमें जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जनता के कल्याण के लिए काम करिए, जनता के हित में काम करिए, जनता आपको पसंद करेगी। ये योगी 2.0 को बिल्कुल स्पष्ट है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो पुलिस को कड़क बनाया जाएगा, तो एक बात जान लीजिए कि विकास की पहली शर्त बेहतर कानून व्यवस्था है। उसके बिना आपका विकास कोई माने नहीं रखता और संभव भी नहीं है। और बिजनेस तभी फ्लोरिश करेगा, इन्वेस्टमेंट तभी आएगा, प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब व्यापारी और आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी। तो इसके लिए पुलिस को कड़क नहीं, इफेक्टिव बनाना है। इस पर योगी सरकार काम कर रही है और अभी पुलिस से रिलेटेड जो कुछ फैसले लिए गए हैं उसमें भी ये रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक, हम लोग अभी 100 दिन में उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को 100 दिन का लक्ष्य दिया है और उसके बाद वो उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का और पूरे 5 साल के विकास का रोड मैप तैयार है। तो ये एक नए तरीके का बहुत आशा जगाता है ये जो प्लान है। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत बहुत अच्छी है और कहीं और वो योजनाएं, जो वो अधूरी योजनाएं, वो अधूरे विकास कार्य जो पहले 5 साल में नहीं पूरे हो पाए थे, अब उसको कंप्लीट करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। इस योजना के साथ सरकार चल रही है। जी गौरीशंकर जी, लोग कम से कम अपने स्टैंड को एक बार क्लियर कर दें। मैं इस वक्त राजेश राय जी के पास में आ रहा हूं। राजेश राय जी, एक बात बताइए, देखिए पुलिस तो वही होती है, चाहे 10 साल पहले की पुलिस हो या 10 साल के बाद की पुलिस हो, 2012 से 17 की पुलिस हो या 17 से 22 की पुलिस हो, पुलिस तो वही है ना, वही अधिकारी। ज़्यादा क्या होता है, ट्रांसफ़र ही तो होता है ना, वही कांस्टेबल, वही सब इंस्पेक्टर, वही इंस्पेक्टर, वही दारोगा जी, वही थाना इंचार्ज,
सब कुछ वही है, लेकिन 2012 से 2017 के दरमियान पुलिस प्रणाली पर इतने सवाल उठते चले गए और भ्रष्ट व्यवस्था का एक जो सवाल उठने लगा समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा। कानून व्यवस्था का मतलब मैं तो इतना समझता हूं कि पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, जनता उस वजह से नाराज हो जाती है। ऐसा क्या है 17 से लेकर 22 तक, चलिए ठीक है, मैं इतना भी मान लूँ, चलिए एक ही साल की बात कर लीजिए, ये जो तमाम तरह के आदेश या निर्देश जो दिए जा रहे हैं योगी 2.0 की सरकार में कि पुलिस को हम कड़क बनाएंगे, कड़क यानी कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, क्या उसी पुलिस से 2012 से 17 में जो पुलिस थी उसी पुलिस से क्या इन निर्देशों का पालन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है? राय साहब, क्या लगता है स्ट्रक्चर क्या है उत्तर प्रदेश में पुलिस का और कितना संभव हो पाएगा ये? नहीं, परिवर्तन आ सकता है, उन्हीं लोगों में परिवर्तन आ सकता है। हाँ। कुछ चीजें जो फर्क होने लगती हैं उसका जो अंतर है वो दिखाई पड़ने लगता है। कुछ देखिए मूल चीजें मैं एक बात करूंगा जिसमें कि कमी आने के नाते चीजों का फर्क पड़ता है। जब पुलिस की वो चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो या चाहे गस्टेड अफसर की भर्ती हो पब्लिक सर्विस कमीशन से, जब इन जगहों पर जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में जब पैसों का खेल चलता है तो जो लोग आते हैं उनके साथ ये होता है कि वो एक जिसे कहते हैं ना पुराना सिर पे बोझ लिए हुए आते हैं कि इतना तो उन्होंने खर्च किया हुआ है तो इतना कमाना उनको है। लगता है पहले इसकी रिकवरी करो। तो मतलब होता ही है कि जो भ्रष्टाचार है जिस भ्रष्टाचार के माध्यम से आए वो भ्रष्टाचार उनकी रगों में घुस जाता है और फिर एक बार जब घुस जाता है तो फिर निकलना मुश्किल होता है। तो अगर जो है सबसे पहले तो जब भर्तियों में जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त होता है तो उसका असर पड़ता है प्रशासन की और पुलिस की प्रणाली पर। ये भी नहीं है कि अगर भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं है तो लोग आकर के भ्रष्ट नहीं होते हैं। जब वो माहौल देखते हैं कि चारों तरफ वही माहौल है, कुएं भांग पड़ी हुई है, तो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब अधिकारियों की पोस्टिंग में या उनका जो है उनके ट्रांसफर्स में जब वहां पर ट्रांसपेरेंसी होती है और वहां पर ये होता है कि कोई पैसे लेके पोस्टिंग नहीं हो रही है, लोग आदमी जा रहे हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है अच्छे का जो अधिकारी हैं उनको मौका मिल रहा है और अगर जो अच्छा नहीं कर रहा है उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी भी नहीं दिखाई जा रही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप 2 साल तक रह सकते हैं, 3 साल तक रह सकते हैं। अगर आपकी शिकायतें नहीं आ रही, अच्छे तरीके से लोगों को जस्टिस दे रहे हैं तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं रह सकते तो हो सकता है कि 3 महीने बाद भी आप चले आए। तो जो वो भय भी है और जो इंसेंटिव भी है, जब ये चीजें रहती हैं तो जब अधिकारी अच्छे अधिकारी जब जिलों में पोस्ट होते हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नीचे तक जाता है। और एक स्थिति ये होती है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पुलिस में मैंने ये देखा है कि जो नीचे वाला कर्मचारी है वो इस बात को चाहता है कि जो हमारा अधिकारी है वो ईमानदार हो। अधिकारी की ईमानदारी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहता है कि ईमानदार हो। और जब अगर ईमानदार और अच्छा और कर्मठ अधिकारी होता है जो वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, जो जनता के भी कल्याण की बात करता है, कड़क का मतलब ये होता है, हम लोग हमेशा इस बात को कहा करते थे कि एक पुलिस ऑफिसर का मोटो ये होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर से अगर कोई भला आदमी मिले तो उसको ये लगे कि यार ये तो बड़ा भला आदमी है, पुलिस में कैसे आ गया। बिल्कुल सही लेकिन उसकी इमेज भले लोगों के बीच में तो ये रहे, लेकिन जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, उनके ऊपर वही रहे कि वो बुलडोजर वाली इमेज रहे कि भाई बड़ा कड़क आदमी है, ये तो छोड़ेगा नहीं। अगर हमने कुछ गलत काम किया तो ये बिजली का करंट है, हमको छोड़ेगा नहीं। ये जो सामंजस्य है ये बहुत जरूरी है गौरीशंकर जी, कि व्यवहार ऐसा हो कि जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, जो पीड़ित है, उसके साथ चिकित्सक वाला व्यवहार हो, उसके साथ वो वाला व्यवहार हो। तो क्या लग रहा है राय साहब क्या लग रहा है आपको, क्या इस बदलाव को या फिर जो बातें आप कह रहे हैं ये तो बड़ा एक नैतिकता परक बातें भी हुई, क्या इस नैतिकता परक बातों पर योगी सरकार बहुत बड़ा वर्कआउट कर रही है और इस वजह से पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो ज़मीन पर दिखती है, वो सच्चाई के साथ दिखती है? क्या लगता है आपको, ये बात है या फिर हिरार्की इस तरह से मेंटेन की जा रही है कि चाहे जैसे करना है लेकिन करना पड़ेगा आपको, और उस वजह से भी कुछ इफेक्टिवनेस दिख रही है ज़मीन पर? सर, जो इफेक्टिवनेस आपको दिख रही है, जो मतलब जो प्रभाव दिख रहा है चीजों का, वो प्रभाव तो नियत का तो साफ साफ प्रभाव है। हाँ, जहाँ पर ये बात है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमको सख्ती चाहिए। किसके खिलाफ सख्ती चाहिए?
आम पब्लिक के खिलाफ नहीं, हाँ। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, हाँ। और जो पब्लिक को प्रताड़ित करते हैं। मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस दौरान मैंने देखा, पहले भी मैंने एक आध दो रिजीम्स में इस चीज को देखा था, मैंने इधर इस बीच में देखा कि वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें कि एक कोई 2-4 आदमी मिलकर के किसी एक निरीह को पीट रहे हैं, अनावश्यक उसको डंडों से मार रहे हैं, बस वाले को मार रहे हैं, किसी पब्लिक वाले को मार रहे हैं। और जब वो वीडियो वायरल हो रहा है तो पता नहीं कहां से कहीं से इस तरह की बात तो उठी, ये उसके बारे में तलाश हो रही है, और तलाश होने के बाद 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बाद जो पीट रहे थे उसको वो पकड़ा पीट करके बंद होते हुए जा रहे हैं। हाँ। तो मैसेज ये जा रहा है ना कि अगर हम पीटने की भी कोशिश करेंगे, अगर हम गुंडागर्दी करेंगे, अगर हम दबंगई करेंगे, तो अगर पकड़ में आएंगे तो फिर लेकिन हमारे सर पास कोई हमदर्दी एक नहीं होगी। बात सर आपको ही मानना पड़ेगा, मैं भी देखता हूं कई बार कि दरअसल पुलिस का जो कल्चर है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस कल्चर को डेवलप किया गया। लेकिन कुछ लोग हैं, जो आपने कहानी कही ना कि 15 लाख खर्च करके आए तो 15 लाख पहले रिकवरी तो करना है। मैं कई दफ़ा मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी होती है कि लोग है ना, लोग 100-100, 200-200 रुपये के लिए ऐसा कुछ मतलब काम करते रहते हैं, उससे पूरी पुलिस व्यवस्था बदनाम होती है। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल पेटीएम से भी पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले कि आपके गाड़ी में दिक्कत है तो आपके है ना कि पेटीएम कर दीजिए भाई साहब। अब पेटीएम के लिए एक दुकानदार को सेट किए रहता है। ये तो योगी सरकार में भी चीज़ें हो रही है। अब इस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी सेटिंग कहाँ से कैसे रखते हैं। मैं आ रहा हूँ, इस वक्त हमारे साथ हैं कपिश श्रीवास्तव जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिश जी, इतनी अच्छी बातें सुन करके ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही तो रह रहे हैं ना? 2012-17 का कुछ और माहौल था, 17 से 22 का माहौल बदल गया। इतनी अच्छी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इतने अच्छे निर्देश दिए जा रहे हैं कि हम पुलिस को कड़क बनाएंगे, विकास भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, यानी कि जो उनका वचन है कि विकास भी और सुरक्षा भी साथ साथ चलेगा, उत्तर प्रदेश एक उन्नत प्रदेश बनेगा, जो कि आप लोग भी कहते थे लेकिन बना नहीं पाए। बताइए सर। तो योगी जी ने क्या बता दिया। और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि मुझे आप बता दीजिए कि जब एसएसपी जो है आज तक गिरफ्तार ना हो, 6 लाख की रिमांड ले, पंडित जी की हत्या कर दे, ठीक, गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल का चौकी जो थाना अध्यक्ष है वो एक व्यापारी की हत्या कर दे, कानपुर देहात के अंदर एक शिखर यादव के अपहरण के खेल में पुलिस मिल जाए और 25 लाख का कारोबार कर ले, तो ये तो वाकई योगी सरकार की बड़ी बुलंद और मस्त तस्वीर सामने आ रही है। और उस पर बात हो सकती है। और देखिए गुंडई पे कितना पाला चढ़ रहा है कि ब्रजेश सिंह ऐसा दाऊद का शूटर माननीय बन जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं करती। उनकी पत्नी एमएलसी बन जाती है और भतीजा विधायक बन जाता है। और मोहम्मद गौस के हत्यारा जो जिस पर हत्या अभियुक्त रहा, जिस पर वर्तमान समय में 419, 67, 68, 71 के मुकदमे दर्ज हैं और विचारण चल रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री बनता है, तो वाकई ये राम राज्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि अगर हम कहेंगे तो आप मानोगे नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी तो 1 महीने भी नहीं हुई, जो बातें ये कह रहे हैं आप पिछली बातों से ही जोड़ लीजिए। रिस्पांस सिस्टम जो 100 नंबर था उसको 112 नंबर कर दिया, मिला के देख लीजिएगा गौरी शंकर भाई। भगवान ना करे कि कभी आपके साथ कुछ गलत हो, अगर गलत होगा मिलाते रहना, आधा घंटा 1 घंटा, अगर रिस्पांस सिस्टम काम कर जाएगा तो जो आप कहोगे सो आ जाएगा। और मैं दूसरी चीज बता दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अकेले में पूरे उत्तर प्रदेश को संचालित करने में सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। और उनके इरादे से क्या होता है, सिस्टम को सिस्टम के अनुरूप चलाना पड़ता है। अभी राय साहब बता रहे थे, राय साहब जिस बात को कह रहे थे, ये हर युग के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, इस युग में भी हो रही है और आज भी हो रही है। क्या पुलिस ने घूस लेना बंद कर दिया? नहीं सर, ये तो मैं इस बात से सहमत हूँ सर, मैं इस बात से सहमत हूँ। पुलिस घूस लेना कैसे बंद कर सकती है? मैं तो बड़ा हैरान भी होता हूँ कभी कभी है ना, पता नहीं, कभी लोग लेते नहीं है तो लगता है कि शायद डर से ही नहीं ले रहा हो, लेकिन व्यवस्था में तो है ये चीज़ें, मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से, ठीक है एक डंडा चल रहा है ठीक है, नकेल कसने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली में कुछ नए और कुछ जो राय साहब जो बाकायदा हिंट कर रहे थे ना कि ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जिनका मकसद है कि हम पुलिस की वर्दी पहने और इसकी इज्जत करें,
उन जैसे लोग अगर आ जाएंगे ना इस डिपार्टमेंट में, तो जिस पुलिस कार्य प्रणाली और कल्चर की बात हम लोग कर रहे हैं उसको सबसे अधिक सम्मान दिया जाएगा। गलत लोग आएंगे तो उसमें तो फिर राय साहब तक के, है ना, राय साहब तक के लोगों को बदनामी हो जाती है, उसमें क्या गौरी कीजिएगा? शंकर जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि हाँ। ऐसे लोग क्या ट्रेनिंग की वजह से आ सकते हैं क्या, जिनको आप गृह राज्य मंत्री बनाएंगे? क्या आ सकते हैं क्या? केशव प्रसाद मौर्य जिन पर बीसीओ के संदेह धारे के चल रहे हैं और ट्रायल बाय कोर्ट चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बनाएंगे तो आएंगे क्या? और कौन नहीं जानता है कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं? तो सर ये आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगते रहे ना कि 2012-17 में जिधर मुंह उठा उधर ही यादव दिखते थे, है ना, आईएएस भी यादव दिख रहे हैं, आईपीएस भी यादव दिख रहे हैं, है ना, हर जगह यादव यादव यादव, या तो मुस्लिम या तो यादव दिखते हैं। देखिए ये जो आरोप लगा रहे हैं ना कपिल जी, ये दोनों ये ऐसा आरोप है जिसमें सारी पार्टियां घिरेंगी। 20 थाने क्षत्रिय चला रहे हैं। दीपक बघेल जी, घर में मिलते नहीं है लोग। दीपक बघेल जी, मैं चाह रहा था कि आते हैं सर, ये कपिल ना जी आते हैं, कहें। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दीपक जी से लूंगा। मैं इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं दीपक बघेल के पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। योगी 2.0 का वचन है कि सुरक्षा भी देंगे और साथ ही साथ विकास भी करेंगे। सुरक्षा किसके बल पर? तो पुलिस के बल पर। पुलिस कार्य प्रणाली क्या उत्तर प्रदेश की बेहतरीन हो गई? ये दरअसल डिबेट का विषय है, क्योंकि जैसा कि हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान हैं, पहले उनके पास हम चलते हैं, कुछ सवाल पूछेंगे। राय साहब जैसा कह रहे थे कि पुलिस में वैसे लोगों की ज़रूरत है जिनका मकसद होना चाहिए कि हम पुलिस की वर्दी पहने तो इसका सम्मान होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कुछ पैसे खर्च करके आ जाते हैं, तो पहले वो रिकवरी में लग जाते हैं और ये कार्य प्रणाली इतना गंदे लेवल तक पहुंच जाता है कि उसमें कुछ अच्छे लोग भी शरीक हो जाते हैं, उसमें जो ईमानदार लोग हैं वो बदनाम होते हैं। लेकिन पुलिस वही है जो 2012-17 में थी। इसी पुलिस व्यवस्था पर योगी सरकार पूरी तरह से भरोसा करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतरीन करने की कोशिश कर रही है। इसका दिख भी रहा है असर। दीपक बघेल जी के पास मैं आता हूं। दीपक बघेल जी, एक बात बताइए सर, ढेर सारे फैसले हो रहे हैं, 100 दिन का टारगेट भी रखा गया है। बीजेपी सरकार के अंदर 2-3 चीज़ें तो मैं देख रहा हूं कि बेहतरीन है भी। वैसे कपिल जी की तरफ से बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल मेरे भी रहेंगे। इसके बावजूद कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी मुस्तैदी दिखती है। बहुत सारे ऐसे काम जो उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है, सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार सिर्फ इस बात का ध्यान रख रही कि सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए, विकास कैसे मुहैया कराया जाए, सिर्फ इस बात पर ध्यान रख रही है, या फिर बेसिक जो बुनियादी जो ढांचा है उत्तर प्रदेश का उसे बदलने की भी कुछ कोशिश कर रही है? क्योंकि आप तो कर देंगे, 5 साल के बाद मालूम चला किसी और की सरकार आई है ना, तो अपने तरीके से वो इस्तेमाल करेगी। तो क्या ऐसा काम होगा क्या उत्तर प्रदेश में कि आप जो बुनियादी ढांचे में जो आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, कुछ इधर से उधर हिला ना पाए? बोलिए सर। देखिए गौरी शंकर जी, प्रथम बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं जा रही है। हम 27 में भी आएंगे और लगातार कई लंबे समय तक हम भारतीय जनता पार्टी शासन में आती रहेगी। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राष्ट्र सुशासन, प्रशासन, रोजगार, राष्ट्रवाद और विकास, इन चीजों भाई को साहब, जनता के बीच मैं में पक गया हूं, मैं सही बता रहा हूं। मैं पिछले 4 महीने से सुन करके पक गया हूं। रोजगार, राष्ट्रवाद है ना, विकासवाद, जो मत बोलिए, सब रहने दीजिए। सबको पता है, जनता को भी पता है, तभी तो उन्होंने आपको वोट दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपकी सरकार पर जनता को भरोसा है। इसको बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, इसको दोहराने की। मुझे ये बताइए, दिक्कत कहाँ हो रही है? क्या बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सड़ा हुआ था? बुनियादी ढांचे में इतनी दिक्कत थी कि कोई भी सरकार उसको बदल नहीं सकती थी, योगी सरकार ने बदला। तो क्या आप लोग इस तरह का बदलाव कर रहे हैं कि अब अगर दूसरी पार्टी की भी सत्ता आ जाए तो इस बदलाव को बहुत ज्यादा इधर उधर से नहीं कर सके, क्योंकि इस बदलाव से जनता को फायदा हो रहा है? इस पर चर्चा कीजिए आप लोग। जी गौरी शंकर जी, हम लगातार उसी कार्य में लगातार लगे हुए हैं। देखिए, आज हम कई सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी हम अमूल चीज बदलाव कर रहे हैं, जिस प्रकार से महिला दूत को स्कूटी देने का काम करना हो, जिससे पहले महिला जो आरक्षित थी वो लगातार डिपेंडेंट रहती थी पुरुषों के ऊपर, उनके वाहनों के ऊपर। अब वो अपनी स्कूटी के माध्यम से भी महिलाओं को तुरंत न्याय दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से वहां खड़ी रह सकती हैं। उसी के साथ हम स्पॉट शुरू कर रहे हैं, स्पेशल पुलिस ऑपरेशनल टीम, ये एक लगातार जारी कर रही है। जैसे विदेशों में FBI होती है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ये सब बता दिए हैं दीपक बघेल जी, सब तो मैं रिपोर्ट में बता दिया, मैं खुद ही बता रहा हूँ। चलिए, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए दीपक बघेल जी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात आप लोग करते हो, क्या
पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद भी ऐसा एहसास होता है आप लोगों को कि प्रति व्यक्ति आय आप लोगों ने बढ़ा दिया है? अगर पर्सनली मुझसे पूछें, एक पत्रकार होने की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, या फिर मेरी बात का हो सकता है कि सहमत हो जाएं राजीव ओझा जी, पिछले कितने साल से मैं रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, हो ही गया होगा, काफ़ी साल हो गया, मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है सर, जो है तो प्रति व्यक्ति आए तो क्या कहूँ, है ना, किसी तरह से घर का गुजारा चलता है। ये कहानी सब लोगों के साथ है, तो प्रति व्यक्ति आय को मैं कैसे नापूं, ये बता दीजिए मुझे। देखिए गौरीशंकर जी, ये सबके साथ है सर, मैं है ना, मैं यहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, एंकर हूँ, अब मेरी स्थिति ऐसी है तो बाकी लोगों की स्थिति कैसे आप लोग नापते हैं कि प्रति व्यक्ति आय उसकी बढ़ गई? देखिए हम लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने 24 स्थान से दूसरा स्थान पाया। उसके बाद भी लगातार हमने उत्तर प्रदेश के बजट को भी दुगना करने का काम किया। ये सारी चीजें किसके लिए आएंगी? ये सारी चीजें उन्हीं लोगों के काम आएंगी और जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उन्हीं के लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होने वाला है। हम लगातार जो भी लोक कल्याणकारी योजना लेकर आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कोई सरकार के खाते में जा रहा है। पहले ही ऐसा होता था कि जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा सरकार तक आता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। एक यादव सिंह जी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले जाते थे सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर। आपका पैरामीटर सर क्या है? प्रति व्यक्ति आय का पैरामीटर क्या है? इसको समझाना पड़ेगा सर, आप लोग को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दीपक बघेल जी, मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं आप लोग को, आप बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय को मैं कैसे समझूं, राजीव ओझा जी कैसे समझें, कपीस जी कैसे। चले कपीस जी तो मान लिया विपक्ष में आपके ऊपर हमलावर होंगे, राजेश राय जी तो हैं, अब तो रिटायर भी कर गए हैं, इनके लिए भी प्रति व्यक्ति आय एक बड़ा मसला है। क्या राय साहब, है ना? प्रति व्यक्ति आय मैं कैसे समझूं? मैं आता हूं, मैं आऊँगा सर, राय साहब मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। चंद्रेश जी से जरा मैं बात करूँ। चंद्रेश जी एक बात बताइए, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस है तो बहुत बड़ी पार्टी, नो डाउट, है ना, हर मसले पर बहुत मुखर होती है और मैंने देखे हैं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी किस तरह से मुखरता के साथ हर मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव दिखी और उनके मुद्दे किसी भी तरीके से कोई गलत नहीं थे। लेकिन जनता ने भरोसा बीजेपी पर किया कि चलो बेरोजगारी का मुद्दा ही है तो बीजेपी सही करेगी, या दूसरे जो तमाम मसले हैं उस पर बीजेपी ही सब कुछ कंट्रोल करेगी। मुझे लेकिन कांग्रेस पार्टी से एक शिकायत है कि आप लोग चुनाव तक एक्टिव रहते हैं, मुद्दों को लेकर के एक्टिव होते हैं, चुनाव में हार निश्चित पहले से आपको भी लग रही थी, इसके बाद मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं। 2-4 लोग आप लोग आकर के डिबेट बस करते हो टीवी पर बैठ करके। कांग्रेस की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में, अगर सरकार काम कर रही है तो सरकार हर काम अच्छा करेगी, कोई जरूरी नहीं है ना। चंद्रेश जी, आप लोग एक्टिव नहीं दिखते हो मेरे को उत्तर प्रदेश में, बताइए सर। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं एक्टिव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हैं आप लोग, जब तक चुनाव था तब तक दिख रहे थे आप लोग। अभी संगठन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हर ब्लॉक में पीसीसी मेंबर का चुनाव होना है और उसमें संगठन बहुत मजबूती से अपना कार्य कर रही है। हम सब लोग लगे हुए हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको हम लगातार उठा रहे हैं। आज का चर्चा आपने बहुत बेहतर किया, आपने पुलिस को लेकर उठाया, हमारे साथ राय साहब नहीं, पुलिस के ऊपर भी है और विकास को लेकर के भी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय, भाई साहब मुझे बता दीजिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का क्या पैटर्न क्या आप लोगों ने रखा है? हम कैसे समझें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाया जा रहा है? जी बताइए सर, बताइए। पिछले 4 साल में भारत का प्रति व्यक्ति आय अपने निचले स्तर पर है। पिछले 30-32 साल में होलसेल इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। पिछले 7 साल में इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी में कोई व्यापक सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब देश का आय घटेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी घटेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में भारत पर विदेशी कर्ज 2 गुना हो गया और प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए के लगभग कर्ज हो गया। विदेशों में काला धन जो जमा है स्विट्जरलैंड में पिछले 3 साल में 2 गुना हो चुका है। बैंकों में हमारे आपके जो जमाए हैं वो जो प्रतिरोध लेकर भाग रहे हैं लगातार, तो हमारे जो बैंक में सेविंग है वो भी डूब रहा है। नए इनकम के सोर्स नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी अपने पीक पर है। तो भाजपा, चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं चंद्रेश जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं राजीव ओझा जी से इसकी एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं राय साहब के पास आऊंगा, फिर कपीस जी से बात होगी, दीपक जी से भी। राय साहब आते हैं सर, चंद्रेश जी आते हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा मौका दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आऊँगा, अभी है टाइम। राजीव ओझा जी बहुत कम समय बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजीव ओझा जी 5 साल पहले, मैं अगर हम आप अपने लोगों की ही बात कर लें तो 5 साल पहले जो हम लोगों को सैलरी मिलती थी, जो कमाई थी, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम घर चलाते थे, है ना।
राशन का जो फिक्स होता था कि इतना राशन में मेरा घर चल जाएगा, इतने में सब्जी ले आएंगे, दूध ले आएंगे, है ना, फ़ी भी दे देंगे बच्चों का और तमाम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, और लगता है चलो ठीक है इतना कमा लेते हैं कि सब कुछ चल रहा है। 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि हर लोगों के साथ ऐसा हुआ है, 5 साल में सैलरी बहुत कम लोगों की बढ़ी। इस 5 साल के दरमियान कोरोना आया, 2 साल तक लोग बर्बाद हो गए। कोरोना के बाद लोगों की नौकरी जाने लगी और कई ऐसे लोग हैं, राजीव ओझा जी आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, और हम सब लोगों ने तो भुगतभोगी इस स्थिति में रहे हैं कि कोरोना के वक्त में लोगों की नौकरी गई, दोबारा नौकरी नहीं लग रही थी, दोबारा नौकरी जब लगी तो जो वेतन उसे मिलता था पहले, उस वेतन से आधे वेतन पर रखा गया, मजबूरी का फायदा भी उठाया गया। अब बताइए सर, ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात करते हैं दीपक बघेल जी, सरकार इनकी कर रही है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, लोक कल्याणकारी योजनाएं, सैलरी आधी, महंगाई दोगुनी, दोगुनी क्या 5 गुनी हो गई महंगाई, है ना आगे का कुछ ठिकाना लोगों को दिख रहा है कि करें तो क्या करें, कैसे अपने घर को चलाएं। राशन, है ना, जो राशन 3000 में आता था वो राशन 10,000 में भी कम पड़ रहा है। अब आधी सैलरी पे राशन दुगना, महंगाई 5 गुना। ये प्रति व्यक्ति आय वाला जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, मेरे को समझाइए सर, कितना है लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? बोलिए सर। देखिए 2 मिनट में समझाइएगा, फिर मैं कबीर जी के पास आऊंगा। हाँ, इसीलिए सीधी सी बात है कि इस समय पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, हाँ, और प्रति व्यक्ति आय घटी है, लेकिन हम इसको नकारात्मक उसमें नहीं देखते। हाँ, अभी जो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, इससे रिकवर करने के प्रोसेस में है। अभी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। नौकरी गई है, ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं मिला है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया लगातार फ्री, उन भूखे नहीं मर रहे हैं, तो वो कहां से पैसा आ रहा है? तो वो पैसा उसमें डाइवर्ट हो रहा है, और जो रिकवरी के प्रोसेस है उसमें पैसा लगता है। तो इसलिए अभी फिलहाल महंगाई है, परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन अब इसका मतलब ये कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फंड जनरेट करने का एफर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे ठीक होगा। ऐसे तो पूरी दुनिया में परेशानी है, तो इंडिया उनसे अलग नहीं है। अब बात सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं, बेहतर स्थिति में है, लेकिन तो मुझे संतोष करना चाहिए। मुझे लेकिन दीपक बघेल जी को समझाना पड़ेगा, मैं फिर से दोबारा आऊंगा दीपक बघेल जी के पास, कि पैरामीटर क्या है प्रति व्यक्ति आय, कैसे समझे लोग कि हाँ हमारी आय बढ़ गई। अब मैं तो बता दिया ना, हमारे जैसे जैसे लोग तो लाखों करोड़ों लोग हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जो बेचारे 5 साल पहले ये पैसा कमाते थे, 5 साल के बाद उनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया गया, आधे से आधे पैसे पे काम कराया जाता है और महंगाई बढ़ गई आसमान। तो हमारे लिए प्रति व्यक्ति आय, हमारे जैसे मतलब लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति आय, ये तमाम तरह का जो इकोनॉमिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से उनके लिए लागू होता है। कबीर जी जरा बताइए सर, आपके समय में प्रति व्यक्ति आय का कुछ होता था पैरामीटर क्या, कि कैसे आप लोग बढ़ा रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही मंत्रिमंडल बन गया, है ना, पुलिस थाने बैठा हुआ है अपराधी, है ना, बलात्कारी छुड़ा के ले आओ, इधर फोन उधर फोन, है ना, पूरा कानून व्यवस्था चौपट, जनता ने नकार दिया, दूसरी सरकार आ गई। तब तो याद आता होगा आप लोगों को ना कि हम लोगों ने इकोनॉमिक लेवल पर क्या किया था उत्तर प्रदेश में, बताइए सर। देखिए, बिल्कुल गौरीशंकर भाई, आपको भी याद होगा कि 15 साल पहले इनकी भी सरकार थी, और वो शायद यही सब काम जो आप बता रहे थे वो करती थी, और आज भी कर रही है। ना कर रही होती सीटें ना घटती और हमारे 12% वोट ना बढ़ते, और डबल ज्यादा हम सीटें नहीं पाते। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, लोगों का विश्वास इनके प्रति घटा है, बढ़ा कहां से? और मैं दूसरी चीज पूछा हूँ गौरीशंकर भाई, मुद्दे की बात करते हैं, ये प्रति व्यक्ति आय में जो देश को फंसा रहे हैं हमारे बघेल साहब, ये बता दें जरा कि देश में या प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाए। क्योंकि अगर ये बता देंगे फार्मूला कि कैसे निकाली जाती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा, और इनसे पूछ लीजिएगा कि कैसे निकाली जाती है। क्योंकि देखिए, देश को भ्रम में मत डालिए ना, देश आंकड़ों में नहीं खेलता है, वास्तविकता में खेलता है। अगर अंबानी को 45 गुना का फायदा हो जाएगा, अडानी को 45 गुना का फायदा हो जाएगा, और अंबानी को 4 गुना का फायदा हो जाएगा, तो क्या उनकी आय गरीब से मुझे तो लगता है कपिल जी, कपिल जी मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से सवाल उठाते हो कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो एक आम जनमानस की बढ़ी, जी नहीं,
उद्योगपति की आय को भी जनमानस की आय में जोड़ा जाता है, और यह फ्रॉड सेग्रीगेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं तो सर देखिए, यही गलत बात है ना सर। देखिए सुनिए सर, यही तो गलत बात है। अब अडानी अंबानी की आय अरबों में है और उनके अरबों रुपयों की जो आमदनी है उसको है ना 10, 20, 50 लाख लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर दिखा दिया देखो प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ गई। ये तो गलत फॉर्मूला है ना, पैरामीटर में इसको गलत पैरामीटर मानता हूं। अगर प्रति व्यक्ति आय का पैरामीटर प्रति व्यक्ति नहीं है तब तो फिर बेकार है, सारा इकोनॉमिक्स फेल है यहाँ पर। अगर एक बंदा 10 साल से काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है ना, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगाई उनके लिए है ना, महंगाई जैसे बढ़ती है सरकारी नौकरी करने वालों की महंगाई भत्ता बढ़ जाती है। मैं उसे तमाम लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए महंगाई बढ़ रही है लेकिन भत्ता की उम्मीद नहीं रहती है उनको, है ना, कोई पूछता है भी नहीं उनको। उनके लिए सरकार क्या सोचती है? राशन तो फ्री बांट रहे हैं, पता है आपको दीपक बघेल जी, 15 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन देते हो, उसमें से कई करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन की ज़रूरत है लेकिन बेचारे वो जा नहीं पाते हैं शर्म के मारे, है ना, लेकिन दिक्कत है उनके घर में, उनको खाने के लिए प्रॉब्लम रहती है। कभी सोचते हो सर आप लोग, दीपक बघेल जी, लंबी लंबी बातें, कानून व्यवस्था, ये वो सब कुछ कीजिए ना, बेहतर कीजिए, लेकिन मुझे बताइए सर, ये प्रति व्यक्ति आय वाला फंडा क्या है आप लोग का? प्रति व्यक्ति आय क्या भाई साहब, कैसे बढ़ा रहे हो आप लोग प्रति व्यक्ति आय? जरा बता दीजिए मुझे, कैसे बढ़ा रहे हैं बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, हम भी उसी समाज में से निकल कर आते हैं जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, ये हम उससे अछूते नहीं है। मैं भी एक मध्यम वर्गीय 5 साल से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बदल पाई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दिया आप लोग। उत्तर प्रदेश की जनता का लगातार विकास हो रहा है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बात हो, अभी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इकोनॉमिक्स के माध्यम से क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर है, इकोनॉमिक्स के माध्यम से एक आंकड़ा निकलता है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। परंतु उसके इतर भी आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राम राज की बात करते हैं ना सर। देखिए, मुझे बुरा मत मान, राम राज की बात करते हैं, श्री राम को ये भी, इस पर भी आपत्ति थी कि हमारे राज्य का एक इंसान भी अगर भूखा सो रहा है, एक इंसान भी मेरे खिलाफ बात कर रहा है तो मेरे पूरे राज्य के लिए वो अच्छा नहीं है। तो रामराज का मतलब मैं समझता हूँ। चलिए, मैं इस वक्त आ रहा हूँ राजेश राय जी के पास में आ रहा हूँ। राजेश राय जी, एक बात बताइए सर, क्या सिर्फ पैसे बहुत हो जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पास, ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, खूब कमाई हो जाएगी, है ना, इतने पैसे अकूत संपत्ति हो जाएंगी, खर्च करने में समझ में नहीं आया कहाँ खर्च किया जाए ना, पैसे बढ़ाने की बात हो रही, कमाई बढ़ाएंगे, लोग कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेंगे। क्या खूब पैसे बढ़ जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारा जा सकता है, या फिर ओवरऑल एक बहुत बड़े इनिशिएटिव की ज़रूरत है? मुझे लगता है आप जैसे अधिकारी, जो अनुभवी अधिकारी है ना, उनकी सेवा ली जाए, कम से कम उनको बुलाया जाए कि भैया किस तरह से कल्चर को और बदला जाए। क्या इस तरह की एक व्यवस्था की ज़रूरत है क्या सर, राय साहब? देखिए, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं गौरी शंकर जी, मैं उस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि केवल पैसा, धन, रेवेन्यू खूब ज्यादा इकट्ठा कर लेने से और इकट्ठा कर लेने के बाद उसका सदुपयोग कर लेने से भी, जैसे होता है ना कि पैसा तो खूब इकट्ठा हो गया, राजस्व इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा सही तरीके से, या योजनाएं इस तरह की नहीं बनी कि जिस चीजों में उसका प्रयोग होना चाहिए सब वहां नहीं हो पाया, तो फिर वो सारा जो कलेक्शन है और वो सारी चीजें हैं उन पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर वहीं पर कहीं एक उम्मीद दिखती है। देखिए, इसमें एक चीज तो बहुत जरूरी है, अगर हमारे पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, मैं तो एक चीज समझता हूँ गौरी शंकर जी, कि जो प्रदेश में, देश में हर जगह जो आम व्यक्ति है, कम से कम ये होना चाहिए, मैं इस बात को एक बेसिक मानता हूँ कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, किसी भी रात को भूखा न सोए। उसको अगर बीमारी हो तो कम से कम उसको दवा मिल जाए, वो बीमारी की वजह से, दवा की कमी की वजह से न मरे, उसको स्वच्छ जल मिले, बिजली मिले, अच्छी बात है, सड़क मिले, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक्स है उसको मिलना चाहिए। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति कम से कम सम्मान से अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम हो। अगर इतना हम अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है कि उसकी आमदनी 2 लाख रुपए महीना ना हो, लेकिन अगर अपने पैरों पर खड़ा होकर के और स्वाभिमान से, बिना किसी दबाव के, किसी तरह की चीज के स्वाभिमान से
10,000, 15,000, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात। महीने कमा करके अपने बच्चों का, परिवार का, तो सबका क्या पेट सर पाल राय लेता साहब, है। क्या लगता है आपको कि ये सारे जो भी आप बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, लोगों तक सरकार की सेवाएं पहुंच रही हैं, लोगों को एक भरोसा जगा है कि मेरा कुछ अच्छा और बेहतर होने वाला है। क्या लगता है सर आपको? मुझे ये लगता है कि नहीं, चीजों में बेहतरी तो हुई है। हाँ, 100% आमूल चूल परिवर्तन हो जाए कि नहीं, बिल्कुल राम राज्य आ जाए, सब लोग बिल्कुल संत हो जाए, सब लोग साधु हो जाए, बेईमानी समाप्त हो जाए, जो योजनाएं हैं उनको जहां तक पहुंचना चाहिए वो बिना बीच में से बिचौलिए लेकर के पैसा उसमें खा के ना छोड़े, 100% चला जाए, ये तो यूटोपियन है, मतलब जिसे कहते हैं ना, काल्पनिक है और जो कल्पना से परे रहेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मान लीजिए जहां पर एक बात ये थी कि 100 में से 99 नहीं जाएगा, एक ही केवल जाएगा, अगर वो 100 में से अगर 70 भी जा रहा है ना, अगर 75 भी जा रहा है, अगर 15, 20, 25 अगर उसमें से कम हो रहा है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ 15, 20 भी कम होना चाहिए, जाना तो 100% चाहिए, लेकिन अगर कम से कम नीयत ऐसी दिख रही, ठीक है, जनता ने भी अगर भरोसा जताया है किसी तरीके से, तो उस पर सारी चीजें तो थी ना पहले। मुझे तो क्या लगता है ना राय साहब, मुझे तो क्या लगता है कि अगर मैं एक व्यवस्था बना रहा हूं, अब मैं अपनी ही बात अगर कहता हूं कि मैं अगर एक व्यवस्था बना लिया कि देखो ये व्यवस्था है, न्यूज चैनल में यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे और इस तरह से पूरा हमारा आउटपुट एक समय के बाद पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखेगी। एक व्यवस्था है सर, है ना, व्यवस्था में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन व्यवस्था कभी गड़बड़ नहीं होती है, हाँ। तो इस व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि योगी सरकार को हस्तक्षेप के बिना एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि सरकार किसी की भी आए, जनता को उससे कोई नुकसान नहीं हो। चंद्रेश जी से एक सवाल पूछेंगे। चंद्रेश जी एक बात बताएं, देखिए आप लोग कांग्रेस की जब सरकार रही, चाहे आप केंद्र की ही बात मैं करूंगा, उत्तर प्रदेश में तो कुछ हिसाब किताब है नहीं, 32-33 साल हो गए, आप लोगों ने नौकरशाही, है ना, ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, और राजशाही, इन दोनों को आपने ऐसे कोलैबोरेट किया जिसका फायदा जनता को नहीं मिला। भाई साहब चंद्रेश जी, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आप लोगों ने एक ऐसे कल्चर को डेवलप किया जहां पर नौकरशाह की जो योग्यता थी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, और राजशाही जो राजनेता थे वो खुद को राजनेता ही समझते रहे, है ना, आम जनता तक उनकी सोच का फायदा नहीं मिला, और वो एक कल्चर डेवलप होता चला गया, इसलिए कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए कि कांग्रेस अगर विरोध भी करती है योगी सरकार के कामों को, तो पहले अपने अनुभव को साझा क्यों नहीं करती कि हम लोगों ने जो गलती की वो गलती आप नहीं करो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए चंद्रेश जी। गौरी शंकर जी, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूँ। असहमत ही रहेंगे सर, असहमत ही रहेंगे, कांग्रेस वाले कहाँ सहमत होते हैं? संविधान में जो व्यवस्थाएं जिसको दी गई है उसका बखूबी पालन किया, और ऐसा नहीं किया होता तो 1947 में देश कहाँ था 1000 साल की गुलामी के बाद, और आज देश कहाँ खड़ा है। तो कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई भाई साहब, इस भ्रम में आप हैं, इस भ्रम में आप जी रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार निकलकर सामने आए, गरीबी में जो कमी हुई ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मनमोहन सिंह की सरकार ने 6 पे कमीशन लाया, लोगों की आय में अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि हुई, लोग खुशहाल हुए। और सुनिए, अभी राय साहब जो बात कर रहे थे, आईपीएस तो घूस देकर नहीं आते, आईजी डीआईजी कमिश्नर के पोस्ट पर जो बैठे हुए वो तो घूस देकर नहीं आते साहब। आपने पुलिस पर तो आरोप लगा दिया, उसका जवाब तो दिया गया ना आपको चंद्रेश जी, उसका जवाब दिया गया ना कि नीचे की व्यवस्था हो या ऊपर की व्यवस्था हो। अगर इस व्यवस्था, एसपी ईमानदार है, आईजी ईमानदार है, डीआईजी ईमानदार है, कमिश्नर ईमानदार है, पुलिस चोर कभी नहीं हो सकता है। आप कांस्टेबल पर, चलिए ठीक है, नहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कांस्टेबल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की सोच इतनी सिमटती क्यों जा रही है? कांस्टेबल पे कौन सवाल उठाया? कांस्टेबल पे सवाल कोई नहीं उठा रहा है, ये पुलिस कार्य प्रणाली पर भी सवाल में नहीं उठा रहा हूं मैं, तो और बेहतर बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम स्थिति बेहतर हुई है। दीपक बघेल जी एक बात बताइए, एक भरोसा, अब चुप हो जाइए चंद्र जी, चुप हो जाइए, समय खत्म हो रहा है, आधा मिनट का टाइम है। दीपक बघेल जी एक बात बताइए, एक भरोसा योगी सरकार पर दोबारा, है ना, दोबारा जनता ने भरोसा जताया, एक भरोसा जनता का, है ना, जनता की तरफ से और कैसे किया जाए कि आप लोगों ने जो कहा
है ना, चुनाव प्रचार के दरमियान या फिर मैनिफेस्टो के दरमियान, जो ही पत्र संकल्प पत्र आप लोग का था उसके दरमियान जो वादे अभी किए जा रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो जनता जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मुझे यहाँ दिखना चाहिए कि हाँ अच्छा योगी सरकार का ये काम है, मुझे फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे कब होगा सर ये, है ना? अच्छा 1000 करोड़ रुपये का ऐलान हो गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, 10,000 करोड़ रुपया उधर लग गया, तो भाई साहब हमें क्या फ़ायदा है उससे बताइए। हर लोग तो वही बात कहते, तो हमें क्या फ़ायदा है इससे? ये सोच लोगों की कब बदलेगी दीपक बघेल जी, ये बताइए। गौरी शंकर जी, 42 लाख जो मकान हमने बनवाए थे उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए, उन मकानों में रहने वाले लोगों से पूछिए, जिनके माध्यम से, जिनके यहाँ पर जल सीधा नल के माध्यम से पहुंच रहा है, आज उनसे पूछिए। जिनके घर में पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, उनके घर में लाइट देने का काम किया, उन लोगों से पूछिए। जो महामारियों के दौरान लोग महामारी से कम भूख से ज्यादा मर जाते थे, उन सब लोगों तक राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ। तो उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों तक हमने मदद पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। हमने गरीब तबके का भी ध्यान रखा, उसके बाद मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा, उसके बाद धनाढ्य वर्ग का, हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। आज बड़ी बड़ी हाईवे बन रहे हैं, इस हाईवे में क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या गरीब मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है? उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। हाईवे के अलावा आज देखिए सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तो वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वहाँ पे होटल्स भी बन रहे हैं, वहाँ पर टैक्सीज भी चल रही हैं। क्या इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किसी भी एक चीज को अगर बनाते हैं तो उससे एक तंत्र शुरू होता है अर्थव्यवस्था का, उस तंत्र में आने वाले सभी लोगों का उसका लाभ मिलता है। वही उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी लगातार। चलिए ठीक है दीपक बघेल, समझ गए। देखिए लाभ मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है लाभ, मैं भी मानता हूँ इस बात को। फ्री राशन अगर लोगों को दिया जा रहा है तो लाभ ही है, योजनाओं का लाभ मिलता है, रोजगार मिलता है। लेकिन लाभ मिल रहा है यानी मैं तो एक सरकार को इस तरीके से लेता हूं कि काम करके, मतलब होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये काम सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, है ना। नेकी करके दरिया मत डालिए, नेकी कीजिए तो आंकड़ों के साथ जनता के बीच में आएगी, देखिए ये नेकी मैंने किया है, और वो सच होना चाहिए। अगर नेकी करके दरिया पे डाल दीजिएगा ना, तो दरिया में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं भाई साहब, है ना, वो मछलियों को खाने नहीं देंगे, वो मछली को ही निगल लेंगे वो। गौरी शंकर जी, आंकड़ों के साथ खाइए कि मगरमच्छ को कितना भोजन चाहिए, मछली को कितना भोजन चाहिए, है ना, उसमें बहुत सारी स्नैक्स होते हैं, उसको कितना मछली चाहिए, कीड़े मकोड़े हैं कितना मछली चाहिए, ये तय कर लीजिए, है ना। तब समझ में आएगा कि प्रति व्यक्ति आए, अच्छा ठीक है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, है ना। नेकी करके दरिया मत डालिए, नेकी करके आंकड़े तैयार कीजिए, ताकि कपिश जी को लगे कि हाँ सही तो बोल रहा है, इतने आंकड़े तो हैं, नहीं तो उनको भी, है ना, सवाल उठाने का मौका है। हमारे पास भी मौका ढेर सारे। आप सभी यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।